आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों को क्लास 10th का नागरिक शास्त्र जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इससे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। पहला अध्याय का पहला सवाल, वैसे पहला जो अध्याय इसमें है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन मतलब जनता का शासन। तो जनता के शासन में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब जो सरकार के अंग होती है उसमें जो है साझेदारी की बात इसमें होगा इस चैप्टर में। आइए, दो टाइप का हम लोगों का जो बिहार बोर्ड की एग्जाम होता है उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एक्सरसाइज से या किसी भी विषय से। पहला तो हो जाता है बहुविकल्पीय वाला MCQ टाइप का, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला है MCQ वाला है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। और आप लोग बेहतर करने के लिए कोई भी सेट का कहीं भी एग्जाम में ये मार्केट में गाइड आया हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव वाला जो है आप देख लीजिए तो और बेहतर रहेगा। तो आइए, पहला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका इस चैप्टर का पहला है क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन देखिए, ये यदि किताब के भाषा में लिखने के लिए चलेंगे तो नहीं संभव है। इसके अपना दिमाग से अपने हम सब क्या है, प्रत्येक आदमी जो है समाज से जुड़े हुए हैं। तो समाज में देखेंगे तो समाज में किस तरह का विभाजन हुआ है, प्रत्येक समाज में आपको विभाजन देखने को मिलेगा। वो विभाजन किस आधार पर है वही इसमें लिखना है। ठीक है। जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, क्या है यही सब है, इसी सब आधार पर विभाजन होता है। और एक और अमीरी गरीबी के आधार पर, यही आधार पर क्या होता है प्रत्येक समाज बटा हुआ है। वही बटना, वही विभाजन क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन। वही विभाजन क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन। आइए हम किताबी भाषा में देखते हैं। तो कहता है जन्म भाषा जाति तथा धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज के लोगों में विभाजन होना स्वाभाविक है। ये बात हम बोले आपको, जाति जन्म भाषा जाति धर्म, जन्म भाषा जाति तथा धर्म के आधार पर स्वाभाविक है जो प्रत्येक समाज में इसका विभाजन होगा ही होगा। इन आधारों पर जब लोग अलग अलग समुदायों में बट जाते हैं तब उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। इन आधार पर क्या होता है, जब समाज अलग अलग समुदाय में बट जाएगा इसे हम कहेंगे सामाजिक विभाजन। दुनिया के तमाम देश में सामाजिक विभाजनों के आधार अलग अलग होते हैं। दुनिया के जितने भी देश है उसमें सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, अलग अलग। जैसे हम लोग का भारत में सामाजिक विभाजन का बहुत बड़ा विभाग है जाति और दूसरा धर्म। पहला जाति दूसरा धर्म। वही अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, रंग। तो वहाँ पे क्या है, रंग के आधार पर समाज विभाजित हुआ है। ठीक है। और जाएंगे यदि हम पश्चिमी देशों में और जाएंगे ये तो वहाँ भी देखेंगे रंग के आधार पर। ठीक है। और कई ऐसा भी देश है जहाँ धर्म के आधार पर, जैसे कि ईरान सब हो गया, इराक सब हो गया, इस सब धर्म के आधार पर, अफगानिस्तान सब हो गया, ये सब धर्म के आधार पर जो है पूर्ण रूप से विभाजित है। धर्म में भी कई आधार हम लोग का अपना है। ठीक है। तो आइए आपको समझ में, उम्मीद करते आ गया होगा। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक विभाजन मतलब हमारे समाज में जो विभाजन होते हैं, हमारे समाज में जो
विभाजन होते हैं, वो विभाजन कई प्रकार का हो सकता है, जन्म, भाषा, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अथवा धर्म निरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। नहीं, तुम क्या करना है, धर्म निरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख। देखो, धर्म होता है, प्रत्येक आदमी कहता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरा धर्म महान है ना, मेरा धर्म बड़ा है तो मेरा धर्म बड़ा है। धर्म निरपेक्षता, निरपेक्षता मतलब किसी एक पक्ष में नहीं जाना है। सब आदमी कहेगा, जितना भी दुनिया में आदमी है सब किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, और सभी को क्या लगता है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। निरपेक्षता का मतलब होता है कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे समझेंगे, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा न देना, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा न देना, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, धर्म निरपेक्ष। फिर समझो, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक खास धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार स्थापित करना, वही कहलाएगा धर्म निरपेक्ष। अब देखते हैं, कहता है धर्म निरपेक्षता का अर्थ है एक ऐसा समाज जहां सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा या उसका विरोध नहीं करता है, न तो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, न ही उसका किसी एक धर्म का विरोध करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दूरी बनाए रखते हैं। सभी धर्म के प्रति क्या होगा, एक अपना डिस्टेंस बनाए रखेगा, समान डिस्टेंस, जिससे नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म को न मानने की पूरी आज़ादी मिलती है। यदि कोई आदमी अपना धर्म मानता है, उसका पूरी आज़ादी है। यदि कोई आदमी नास्तिक है, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता है, उसको भी क्या है, पूर्ण रूप से आज़ाद है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। यही धर्म निरपेक्ष है। यह नागरिक और राजनीतिक मामलों से धर्म को अलग करने का सिद्धांत है। राजनीतिक और सामाजिक मामले में क्या करना है, इसको धर्म को अलग करने का एक सिद्धांत है, जिसका लक्ष्य सभी धर्मों और नास्तिकों के लिए समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। हम क्या करते हैं, सभी धर्मों के प्रति समान नजरिया रखते हैं। क्या होता है, क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्ष। क्या कहलाएगा, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, अथवा लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, अथवा लैंगिक असमानता क्या है। देखो, लैंगिक मतलब लिंग के आधार पर भेद। लैंगिक विभेद मतलब क्या होता है, लिंग के आधार पर भेद। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमारा समाज या दुनिया का जितना भी देश है, सभी में ये आपको भेद देखने को मिलेगा, लिंग के आधार पर भेद। तो वही लिंग के आधार भेद मतलब स्त्री और पुरुष में जो भेद है वही भेद, इसलिए क्या है, प्रत्येक समाज ग्रसित है। ऐसा नहीं है कि लैंगिक आधार पर भेद होने पर सिर्फ स्त्रियां ही प्रताड़ित है, कहीं कहीं जगह पर पुरुष भी इसको जो है, इससे उसको नुकसान होता है। लैंगिक विभेद में कहीं कहीं पुरुष को भी इससे क्या होता है, नुकसान होता है। और देखते हैं, कहता है यह एक ऐसी सामाजिक स्थिति है, लैंगिक विभेद बात कर रहे हैं, यह एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जहां किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के कारण अलग व्यवहार किया जाता है। लिंग के कारण क्या किया जाता है, उससे अलग व्यवहार किया जाता है।
जिससे भेदभाव, रूढ़िवादिता और शक्ति असंतुलन पैदा होता है। इससे क्या होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है, रूढ़िवादिता उत्पन्न हो जाती है और शक्ति क्या होता है? असंतुलित हो जाता है। शक्ति क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। यह केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि सभी लिंगों को प्रभावित करता है। यह सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, इसके विपरीत वह सभी के को क्या करता है? प्रताड़ित करता है। पर महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन महिलाएं क्या होती है? इससे ज्यादा प्रभावित होती है, ज्यादा ग्रसित होती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन जो 5 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता क्या कहता है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता का मतलब होता है सांप्रदायिकता का मतलब होता है आदमी क्या करता है? अपना धर्म को सबसे महान मानना। अपना धर्म को क्या करना है? सबसे महान मानना, और इसके लिए क्या करना है? देश तक को उससे नीचा झुका देना। यही मोटा मोटा तो कहा जाता है सांप्रदायिकता। हम ऐसे भी कह सकते हैं सांप्रदायिकता मतलब होता है धार्मिक हितों के लिए। किसके लिए? धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान देना। धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान देना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। हमारा देश भी इस सांप्रदायिकता से वर्षों तक जूझता रहा है। अब देखते हैं, सांप्रदायिकता एक ऐसी संकीर्ण सोच से है। सांप्रदायिकता एक ऐसी संकीर्ण सोच से है जहां लोग अपने धर्म या समुदाय को सबसे बढ़कर मानते हैं। जहां लोग क्या करते हैं? अपने धर्म या समुदाय को सबसे बढ़ के मानते हैं, दूसरे धर्मों से नफरत करती है। यही सब का दूसरे धर्म से क्या करता है? नफरत, दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं और अपने समुदाय के हितों को देश के बड़े हितों से ऊपर रखते हैं। मतलब अपने धर्म को क्या करते हैं? देश से भी ऊपर मानता है, जिससे समाज में फूट, भेदभाव और हिंसा फैलती है और अक्सर राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर टाइम जो है नेता सब जो है इसका फायदा उठा लेता है। हमको आपको धर्म के नाम पे लड़ा देगा और अपना रोटी सेक लेगा। अधिकतर समय यही होता है। कहीं भी सांप्रदायिकता दंगा होता है उसका मेन जड़ होता है राजनेता सब, वो उसको और आग में घी डालने का काम करता है। तो अर्थात दूसरे शब्दों में धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान देना सांप्रदायिकता कहलाता है। मोटा मोटा तब हमको यही बात याद रखना है, धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान देना क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता। ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है नारियों को, महिलाओं को मजबूत होना। महिलाओं को मजबूत होना, देह से मजबूत नहीं होना, हर एक क्षेत्र में उसको मजबूत होना। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जो भी है सभी क्षेत्र में क्या होना चाहिए? उसको मजबूत, समान भागीदारी उसका होना चाहिए। यह है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उसका समान भागीदारी होना ही क्या कहलाएगा? नारी सशक्तिकरण। चलो देखते हैं सवाल, उत्तर क्या कहता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब, महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान जीवन के सभी क्षेत्रों, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, समाज इत्यादि में
निर्णय लेने, नेतृत्व करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए शक्ति, आत्मविश्वास, अवसर और समान अधिकार देना है, ताकि वे अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सके और लैंगिक भेदभाव को खत्म कर सके। जब वह समान रूप से आएगा तो क्या होगा, लैंगिक भेद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पहले था जो पहले का अभी भी हाल फिलहाल तक सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने का अधिकार नहीं था, अब उसको भी अधिकार मिल गया है। ड्राइविंग नहीं कर सकती, जब तक ड्राइविंग जब अधिकार मिला तब समान हुआ उसका अधिकार। तो कई तरह का राजनीति में भी उसका जो है महिला सबका क्या है, कम योगदान है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की संसद मतलब लोकसभा तरह से, संसद है लोकसभा, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अथवा भारत की भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो देखो, मतलब संसद में जहाँ से कानून पारित होता है वहाँ पर महिला जाएगी तब न अपने अधिकार के बात उठाएगी वहाँ पे। जब वहाँ पे जाएगी नहीं वो कहाँ से अपना बात उठाएगी? और जो पुरुष जो है महिला के बारे में अपना बात कहाँ से उठा पाएगा? ये कहावत है, जाके पौना फटे विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई। मतलब जिसको कुछ जो उससे जुड़ा हुआ है वो न अपना समझेगा कि हमको क्या कष्ट है, और वो आदमी वहाँ पहुँचेगा ही नहीं तो कहाँ से अपना कष्ट मतलब बता पाएगा। तो वही कहता है कि भारत की संसद और विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी क्या है, कम है। अभी भी क्या है, वर्तमान में भी कम है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में क्या हुआ, इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। लोकसभा में यह 14 से 15% है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना है, 14 से 15%। और राज्य विधानसभाओं में स्थिति और भी खराब है। जबकि राज्य विधानसभा में क्या है, स्थिति और भी खराब, मतलब विधायक वाला में जो अक्सर 10% से भी क्या है, कम हो जाती है। जहाँ पर 10% से भी क्या होता है, कम हो जाती है। जबकि स्थानीय निकायों जो पंचायती चुनाव होता है, पंचायती राज में 33% आरक्षण के कारण स्थिति बेहतर है। लेकिन महिलाएं आरक्षण विधेयक अभी तक कानून नहीं बन पाया है। पंचायती जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं सबको 33% रिजर्वेशन दिया है। इससे थोड़ा उसकी स्थिति क्या हुआ है, सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है, महिला आरक्षण विधेयक कानून अभी तक पारित नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले भी क्या होता था कि राजा का पुत्र राजा बनेगा, न कि पुत्री। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। उससे पहले कोई महिला शासिका नहीं थी। रजिया सुल्तान बनी, उसको भी उस टाइम का जो उसका मंत्री सब था उस सबको भी रास नहीं आया, सबको शर्मिंदगी महसूस होता था। कुछ ही दिनों में उसको भी क्या किया, तख्ता पलट दिया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। चलो प्रश्न संख्या 8, लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 8 कहता है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। याद रखना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों को समान मानता है। यहाँ पर कोई एक विशेष धर्म को कोई मानता नहीं है, सभी धर्म क्या है, समान है। वही कहता है कि किन्हीं 2 प्रावधानों को 2 एग्जाम्पल देना है और जिक्र करना है जो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, देश है। जबकि पाकिस्तान क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, वह एक मुस्लिम देश है, इस्लाम धर्म को वहाँ पर मानता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखता है, सभी धर्म कानूनी रूप में समान है, इसलिए भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश।
और कहता है भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रावधान इस प्रकार है। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में क्या किया गया है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। धर्म को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा, हर नागरिक को कोई भी धर्म स्वीकार करने मानने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को अपना हक है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है मान सकता है। धर्म के आधार पर भारतीय संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव नहीं करता है। धर्म का आधार भारत जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रंग भेद क्या है? क्या कहता है? रंग भेद क्या है? क्वेश्चन में छिपा हुआ है। रंग भेद मतलब रंग के आधार पर भेद होना। रंग के आधार पर भेद होना मतलब विभाजन होना है, क्या कहलाता है? रंग भेद। रंग के आधार पर गोरा काला इन हुआ रंग भेद। गोरा काला मतलब रंग के आधार पर भेद होना है, क्या कहलाएगा? रंग भेद। कहता है रंग भेद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को उसकी नस्ल या त्वचा के रंग के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। रंग भेद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या क्या आता है? लोगों को उसकी नस्ल त्वचा के रंग के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उसके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव। नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने इस व्यवस्था के खिलाफ क्या किया था? कड़ा संघर्ष किया था। नेल्सन मंडेला इस व्यवस्था के लिए क्या किया था? कड़ा संघर्ष किया था, आवाज उठाया था। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? सामाजिक विविधता का मतलब होता है समाज में विभाजन। समाज में विभाजन ये स्वाभाविक है। जब समाज में विभाजन रहेगा तो क्या हो? राष्ट्र के लिए हानिकारक ही होगा। यही क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए घातक कब बन जाती है? कब बनेगी? जब समाज में बिखराव रहेगा तो देश कभी भी विकसित नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। सामाजिक विविधता तब राष्ट्र के लिए घातक बनती है जब विभिन्न समुदायों के बीच असहिष्णुता, भेदभाव और टकराव बढ़ जाता है, जिससे लोग एक दूसरे से कट जाते हैं और राष्ट्रीय एकता कमजोर होकर सामाजिक विभाजन या संघर्ष जैसे दंगे विद्रोह पैदा कर होता है। खासकर जब गरीबी या अनिन्य जैसी अन्य सामाजिक असमानताएं विविधता से जुड़कर गहरी खाई बना देती है ना। जब समाज में क्या होता है? समाज में जाति धर्म इत्यादि के आधार पर क्या होता है? विभाजन हो जाता है। वो देश में एक दूसरे में तालमेल नहीं रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा ही नहीं। देश का कुछ भी काम, यदि हम अपना घर में जुड़े हैं तो घर का ही वही हाल होगा, देश का तो वही हाल होगा, राज्य में वही हाल होगा। चलो कहता है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो उत्तर कहता है इसका, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार जातीय और धार्मिक मतभेद। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? जातीय और धार्मिक मतभेद, मुख्य रूप से बहुसंख्यक सिंहली जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच तथा उनकी भाषा है। उनके बीच क्या है? भाषा। जैसे भारत नक्शा बनाते हैं, यहाँ इंडिया हो गया, ये राज्य है तमिलनाडु होता है, यहाँ पे एक छोटा सा लटका रहता है जो श्रीलंका है। तो इसमें जो है
बहुत सारा तमिलनाडु के रहने वाले तमिल जो लोग श्रीलंका में जाकर क्या हुआ, बस गया। जब बस गया तो उसका अपना भाषा था तमिल, और वहाँ पे पहले से भाषा क्या था, सिंहली। दोनों के बीच क्या होता है, भाषा के आधार पर मतभेद होता रहता है। भारत में सामाजिक विभाजन के कई आधार हैं, जबकि भारत में सामाजिक विभाजन के कई आधार हैं। श्रीलंका में भाषा, श्रीलंका में क्या था, भाषा और जाति धर्म, है ना। भारत में भी कई आधार, पहले जिसमें धर्म, जाति, लिंग और भाषा प्रमुख है। जैसे साउथ वाले सब हिंदी नहीं समझता है, नॉर्थ वाले सब साउथ में जाता है तमिल नहीं समझ पाता है, बंगाल में बंगाल का भाषा इधर वाले नहीं समझ पाता है। बहुत तरीका ऐसा है जो भारत में भी भाषा आधार विभाजन करता है। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भाषा नीति क्या है। क्या क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है। तो भाषा नीति एक ऐसी योजना या दिशा निर्देश है। भाषा नीति एक ऐसी योजना या दिशा निर्देश है जो किसी देश या समाज में भाषाओं के उपयोग, विकास और संरक्षण के लिए बनाई जाती है। जो किसी भी देश में क्या किया जाता है, भाषा के विकास के लिए बनाई जाती है। वो कैसे उपयोग होगा, कैसे विकास होगा भाषा का, उसके लिए बनाई जाती है। यह तय करती है कि कौन सी भाषाएं आधिकारिक होगी, कौन सी भाषाएं आधिकारिक होगी, शिक्षा में कौन सी भाषाएं शामिल होगी, शिक्षा में कौन सी भाषाएं शामिल होगी, और विभिन्न भाषाओं के बीच संबंध कैसे होंगे। अलग अलग भाषाओं के बीच क्या होगा, संबंध कैसे स्थापित होगा, ये सब कौन करता है, भाषा नीति। भाषा नीति, भारत की भाषा नीति बहुभाषिता है। भारत की भाषा नीति क्या है, बहुभाषिता, क्योंकि भारत में 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, समझे ना। जब बिहार में है तो बिहार में भी कई भाषा बोली जाती है। इधर मधुबनी दरभंगा तरफ मैथिली, जबकि उधर साउथ तरफ आरा छपरा की तरफ जाते हैं तो भोजपुरी, उधर पटना की तरफ जाते हैं तो मगध मगधी, है ना। कई तरह की भाषाएं सिर्फ बिहार में है, तो समझ सकते हैं कि पूरा भारत में कितना भाषा होगा। वही कहता है इसमें कि इसके बीच क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, बढ़ावा देती है। और संविधान के माध्यम से हिंदी और 21, इसको ध्यान देना, संविधान के माध्यम से भारत की भाषा नीति क्या है, बहुभाषिता को बढ़ावा देती है, और संविधान के माध्यम से हिंदी और 21 भाषाओं को मान्यता देती है। हमारा संविधान में जो है भारत की 8वीं अनुसूची में, भारत की 8वीं अनुसूची में हिंदी और 21 अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से मैथिली भी एक अंग है। ठीक है, तो आज हम आप सबों को बताए हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का लघु उत्तरीय प्रश्न जितना था सभी कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सबों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हल करवाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। उसके बाद है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, विस्तार से बताए। उसके बाद है भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। उसके बाद भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। उसके बाद बस यही है। तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए।